हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इससे पहले हम 13 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आज का हमारा 14 लेक्चर है जो रिलेटेड आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल करके एक लास्ट में सिलेबस में एक हेडिंग है। तो हम ये दो पार्ट में करने जा रहे हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 15 लेक्चर में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स बताऊंगा। ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। ओके। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि लास्ट पार्ट है हमारे जो सिलेबस है उसका, मतलब ये लास्ट लेक्चर नहीं है, बट मैं सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल है। ठीक है। तो ये दो लेक्चर में, दो पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक में हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, और दूसरे में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल के बारे में। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है ना। जैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा था, फिर कुछ एविडेंस बताए गए थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर हुआ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली कि एक पहले आपने पढ़ा होगा कि पहले जो हमारा एक एक जितने भी आइलैंड है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले वो साथ में थे और उनका वो ऐसे कुछ थे, तो उनका नाम पेंजिया था, है ना। पढ़ा होगा आपने पेंजिया। तो इस पेंजिया में क्या हुआ, फिर इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ क्या हुआ कि ये टूट टूट के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है। तो इसी मूवमेंट को, जो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है ना इसका, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है। और फिर इसमें बीच बीच में ओशियन बनते गए, जैसे आपको पता ही है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। ठीक है। फिर इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे शेप के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा कि साउथ अमेरिका का जो ये वाला कोस्ट है ना, साउथ अमेरिका का जो ये वाला कोस्ट है, कौन सा कोस्ट हो गया है, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, तो ये अफ्रीका का। तो अगर आप इन दोनों को मिला दो, मतलब तो ये एक पजल की तरह फिट हो जाते हैं। तो ये शेप के हिसाब से हो गया। फिर फॉसिल्स के हिसाब से, ये कुछ फॉसिल एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, फिर कुछ दूसरे एरिया में मिलते हैं। अगर दोनों में देखो तो सिमिलैरिटीज़ है। तो कुछ फॉसिल्स के हिसाब से देखेंगे, फिर क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे, और फिर रॉक्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो उस तरह से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पढ़ के उसको कंक्लूड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की डेफिनेशन। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ ना इनका, जब ये टूट टूट के मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे अकॉर्डिंग टू देयर जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑब्वियसली। ठीक है। तो इट वाज द आइडिया ऑफ अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है। तो आप पहले लिख लो, या पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की डेफिनेशन लिख लो। तो इट इज़ द लार्ज स्केल horizontal movement horizontal movements of continents relative to one another। पहले एक दूसरे से रिलेटिव थे, एंड टू द ओशियन बेसिन, जहाँ पर ये लाई कर रहे थे, उस ओशियन बेसिन में। ठीक है। ओशियन बेसिन ड्यूरिंग, कब, एक या एक से ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम है, मोर देन वन और मोर, ऐसे ले लो, वन और मोर एपिसोड्स ऑफ जियोलॉजिक टाइम। ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, CD लिखूंगा मैं शॉर्ट में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आप फुल में लिखना। सो द आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी वॉज पुट फोर्थ बाय, किसने सामने रखा था, पुट फोर्थ बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912 के आसपास। ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे शुरू में, उनका क्या नाम दिया उसने, पेंजिया। तो ही सेड दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर once together as one landmass, and he called that Pangea। ठीक है। और फिर इसने बोला कि यही लैंडमास जो है वो फिर वो टूट टूट के अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगा, लगभग 20 मिलियन ईयर है वो। ठीक है। तो ये भी लिख लो चाहो तो। सो दिस लैंडमास
ब्रोक अपार्ट, दिख रहा है ना? हाँ अभी तो दिख रहा है। ब्रोक अपार्ट इनटू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। कब? अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो। माया, बाया मतलब बिलियन ईयर्स अगो और माया मतलब मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कि उसने क्या बोला, वैगनर ने क्या बोला। तो हमने लिख लिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए उसने 4 अलग अलग तरह के एविडेंस पेश किए। ठीक है, सो टू प्रूव, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टू प्रूव हिज आइडिया ही फाउंड 4 मेजर पीसीज ऑफ एविडेंस। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है तो रिपीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो पहला शेप, शेप के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट की जो शेप है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था फॉसिल्स के हिसाब से, तो फॉसिल्स देख लेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लाइमेट के हिसाब से, तो क्लाइमेट देख लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो रॉक्स हैं उनकी स्टडी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शेप एविडेंस देखते हैं। तो शेप एविडेंस में आप यही लिख लो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। चलो मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट हो गया शेप एविडेंस, तो इसमें वही लिख लो, ही सेड कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर लाइक पजल पीसेस। ठीक है, और एग्जांपल क्या दिया इसने, जो पीछे मतलब ऐसे करके एक साउथ अमेरिका बना लेना। ठीक है, और इसी के जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ये अफ्रीका। ठीक है, तो ये अगर आप इसको पूरा मिला दोगे तो ये बिल्कुल पजल की तरफ फिट हो जाएगा। सो ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सो दीज टू मैचेस। ठीक है, मैच कर रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका शेप का एविडेंस। दूसरा आप लिख लो फॉसिल्स के कुछ एविडेंस मिले। ठीक है, तो फॉसिल्स का एविडेंस क्या है, फॉसिल्स एविडेंस। तो फॉसिल्स में क्या बोल सकते हो कि जो फॉसिल्स है ना वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में सेम पाए गए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मीजोसोर्स। मीजोसोर्स क्या होते हैं, एक रेप्टाइल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, वो आपके रहते थे ज़मीन और पानी दोनों पे ही रहते थे। तो उसके फॉसिल्स आपके साउथ अमेरिका में भी मिले हैं और अफ्रीका में भी मिले हैं। ठीक है, और एक ही ज्योग्राफिक टाइम स्केल है इन दोनों का, जो यहाँ पे मिले हैं वो यहाँ पे भी मिले हैं, और दोनों का ज्योग्राफिक टाइम स्केल बिल्कुल सेम है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये फॉसिल एविडेंस से भी हमें पता चलता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लो पहले, आइडेंटिकल इंडेक्स फॉसिल्स वर फाउंड ऑन सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिले। तो एग्जांपल आप यहाँ पे दे दो, मीजोसोर्स, मीजोसोर्स। ठीक है, जो मैंने बोला है वो लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ एन एक्सटिंक्ट reptile that lived on land and fresh water। ठीक है, और इसके फॉसिल्स कहाँ मिले, फॉसिल्स फाउंड ऑन साउथ अमेरिका एंड इन अफ्रीका। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले दोनों साथ रहे होंगे। ठीक है, एंड दीज फॉसिल्स वर डेटेड to the same geologic time frame। ठीक है, तो ये हो गया मीजोसोरस। उसी तरह से एक वो है, क्या बोलते हैं, प्लांट है जिसका नाम है ग्लोसोप्टेरिस। ये भी आप लिख सकते हो, ग्लोसोप्टेरिस। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस एक प्लांट है जो आपका अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, बहुत सारी जगह मिलता है। ठीक है, और वो ऐसा बोला जाता है पहले पेंजिया में, तब जब वो बिखर के डिस्ट्रीब्यूट होने लगे कॉन्टिनेंट, तो उसी के हिसाब से वो भी चला गया। तो आप ग्लोसोप्टेरिस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉसिल्स का एविडेंस। देन थर्ड पे आते हैं क्लाइमेट एविडेंस। तो क्लाइमेट एविडेंस में क्या लिखोगे, मतलब क्लाइमेट भी एविडेंस दे रही है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ट्रॉपिकल प्लांट है ना, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं आपके हिसाब से बताओ। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स तो ट्रॉपिक रीजन में पाए जाएंगे, बट कुछ ट्रॉपिक प्लांट्स के जो रेमिनेंट्स हैं, जो बहुत ही पहले कभी रहे होंगे, तो वो आपके आर्कटिक एरिया में भी पाए गए हैं।
तो ऐसा बोला जाता है कि पहले सब एक ही जगह थे, मतलब पहले यहाँ पे सेंटर में पड़े हुए थे, तो ट्रॉपिकल एरिया था, और मान लो आर्कटिक वाला मूव करके आर्कटिक एरिया में चला गया, तो इसके जो प्लांट थे वो टाइम के साथ ख़त्म हो गए, बट उनके फॉसिल्स तो हमें मिले हैं, तो वो शो कर रहे हैं कि ये भी आपका प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ग्लेसिएशन होता है। ग्लेसिएशन का मतलब क्या होता है, जब ग्लेशियर मूव करता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, उसको ग्लेसिएशन बोलते हैं। मान लो आर्कटिक में ग्लेशियर मूव कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये मूव करता है तो ये लैंड होती है ना उसके ऊपर स्क्रैचेस डाल देता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशन, ठीक है। तो वो जो स्ट्राइएशन होती हैं वो आपके ट्रॉपिकल एरिया में भी देखने को मिली है। तो इसका मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहा होगा, तो मान लो कहीं पे ठंड रही होगी, तो मान लो आर्कटिक एरिया का ग्लेशिएशन हुआ होगा और वो मूव करते करते कोई कॉन्टिनेंट वो ट्रॉपिक में आ गया, ठीक है, तो ट्रॉपिक में वो ग्लेशिएशन क्यों दिख रही है, क्योंकि ट्रॉपिक में तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, बट ये आपका एविडेंस शो कर रहा है कि हाँ भाई इनका मूवमेंट रहा होगा तभी ऐसे ऐसे मूव किया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। तो यही दो एग्जाम्पल लिख लो। तो पहला तो एग्जाम्पल लिख लो कि ट्रॉपिकल प्लांट इन आर्कटिक सी, ठीक है। तो ये आप लिख लेना कि ट्रॉपिकल प्लांट इज अ वार्म वेदर प्लांट विच फाउंड्स इन द ट्रॉपिक रीजन, बट इट वॉज ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द आर्कटिक ड्यू टू ये मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो मैंने बोला वो लिख लेना। दैन उसके बाद दूसरा आपका है ग्लेसिएशन। ग्लेसिएशन में आप क्या लिखोगे, तो आप ग्लेसिएशन में लिख लो व्हेन अ ग्लेशियर मूव्स इट स्क्रैचेस द लैंड। चलो मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ इट स्क्रैचेस द लैंड, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशन बोलते हैं, उसका निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। एंड दीज स्ट्राइएशंस जो ग्लेशियर की वजह से पड़ी हैं, स्ट्राइएशंस सीन इन वार्म ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती हैं। सो व्हाट इट प्रूव्स, हैंस इट प्रूव्स दैट, यहाँ से लिख लो, हैंस यहाँ से लिख लो, देयरफॉर ग्लेशियर एविडेंस फाउंड इन एरियाज वेयर देयर आर नो ग्लेशियर्स, ठीक है, यही तो प्रूफ कर रहा है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। अब लास्ट वाला रॉक का और देख लेते हैं, ओके। तो फोर्थ वन इज रॉक एविडेंस। तो रॉक एविडेंस में क्या बोलोगे, तो रॉक एविडेंस में आप बोल सकते हो कि जो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न वाला, तो यहाँ पे कौन से माउंटेन होते हैं, एप्लेशियन माउंटेन होते हैं। सो ये एप्लेशियन माउंटेन जो होते हैं, और यूरोप का जो वेस्ट साइड है, ये यूरोप की वेस्ट साइड हो गई, तो यहाँ पर जो रॉक्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो दोनों एक, मतलब उनका जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है वो भी एक जैसा है, और ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर में भी मैच करते हैं। तो एक एग्जांपल तो आप ये देख सकते हो। दूसरा कोल फील्ड का एग्जांपल देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में जो कोल फील्ड है इस एरिया की, और जो यूरोप में इस एरिया की कोल फील्ड है, वो बिल्कुल मैच करती हैं, ठीक है, मतलब जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। तो आप ये दो एग्जाम्पल लिख लो। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे पहले नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लिख लो दे मैच वेयर द एप्लेशियन माउंटेन इन द ईस्टर्न यूएस, ठीक है, वंस joined against the side of Europe। ये आपको लिख के आना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आप ये देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो, कोल फील्ड का दे सकते हो। तो कोल फील्ड ऑफ नदर्न अमेरिका एंड यूरोप इज समवट सिमिलर व्हेन पीस टुगेदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि किस किस तरह से हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंस को हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि जो जितने भी ज्योग्राफिकल जोन है हमारे पास, जैसे ऐसे तो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से हमारा बटा हुआ है, बट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, डार्विन के टाइम पे ही था, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या था इसका कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन था इसका,
ठीक है। तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने क्या करा कि जितना भी टोटल लैंड मास है, मान लो ये हमारा लैंड मास है, यहाँ आर्कटिक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ साउथ अमेरिका दोनों साथ में है, यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया है, ठीक है। तो इसको जितने भी ज्योग्राफिक जोन्स हैं, इन ज्योग्राफिक जोन्स को उसने बोला कि मैं इनको जू ज्योग्राफिक बोलूँगा। जू ज्योग्राफिक मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल मिलते होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके हिसाब से इसने पूरा का पूरा जो लैंड मास है उसको 6 जू ज्योग्राफिक रीजन में बांट दिया, ठीक है। तो वो 6 जू जियोग्राफिक रीजन कौन कौन से हैं, हमें उनके नाम पता होना चाहिए। और उसमें से एक रीजन में इंडिया भी आता है, ऑब्वियसली बात है इंडिया भी है। तो इंडिया जिस रीजन में आता है उसको हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आ रहा है तो यूपीएससी पूछ भी चुका है, उसको दोबारा भी पूछ देगा, कोई भरोसा थोड़ी। तो आप ये लिख लो कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस इन 1876, ठीक है, डिवाइडेड द टोटल लैंड मास इनटू 6 जू जियोग्राफिक जोन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो जू जियोग्राफिक जोन है। तो एक है आपका पैलियार्कटिक, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसके अंदर कुछ सब रीजन भी हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से रीजन आएंगे। तो एक तो बड़ा नाम हो गया पैलियार्कटिक। पैलियार्कटिक कहाँ पे होता है, तो पैलियार्कटिक होता है आपका ये इस वाला एरिया है ना, ये वाला, इस वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे चाइना का मंचूरिया आ गया, साइबेरिया आ गया रशिया का, फिर यूरोप आ गया और मेडिटेरेनियन आ गया। तो ये सब रीजन आपका पैलियार्कटिक में आता है। तो मैं लिख देता हूँ मंचूरियन, साइबेरियन, यूरोपियन, ठीक है। रीजन के नाम लिखना तो ऐसे लिखेंगे, मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो ये आपके आ गए पैलियार्कटिक में। उसी तरह से एक रीजन है जिसका नाम है ओरिएंटल, ठीक है। तो ये उसके जू जियोग्राफिक जो 6 है ना, वो नाम ये है, और उसके अंदर जो और रीजन क्या क्या आ रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ओरिएंटल है, तो ओरिएंटल में ये वाला रीजन आता है, यहाँ पे इंडिया है ना, तो इंडिया यहाँ पे मान लो इंडिया है, तो इंडिया आएगा, यहाँ पे चाइना, इसके बराबर में श्रीलंका है, ये आएगा इंडिया, श्रीलंका। और जो इंडो चाइनीज़ वाला रीजन है, हिमालयन वाला, ये आएगा, और इंडो मलय वाला भी आएगा, ठीक है। मतलब हमारा वाला, हमारे के आसपास जो रीजन है वो आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो इंडियन, मैप में देख लेना एक बार खोल के इसको, जो जो रीजन है, इंडियन, सेलोनीज, जो अब श्रीलंका हो गया, पहले सेलन था ना, इंडो चाइनीज़, ठीक है, ये ऊपर वाला तिब्बत के बराबर वाला, और देन इंडो मालियन, म्यांमार वाला ना, इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा आता है आपका इथियोपियन। इथियोपियन नाम से समझ में आ रहा है, इथियोपिया कहाँ है आपका, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में जो ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, वो सब इसमें आ जाएगा आपका इथियोपियन रीजन के आसपास जितना भी रीजन है। तो आप वहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और मिलेक्स। देन आपका आता है फोर्थ ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अराउंड क्या गया, यहाँ पे पोलिनेशियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। और बस यही सब लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशियन, देन न्यूजीलैंड, ठीक है, और ऑस्ट्रेलो मलायन, ठीक है, जो मलय पेनिनसुला है ना वो वाला, ऑस्ट्रेलो मलयान। ये हो गए 5, 4 हो गए। देन फोर्थ है आपका, एक सेकेंड इसको मैं ऊपर कर लूँ, 4 तो हो गया ना। पांचवा आपका क्या है, पांचवे का नाम है नियोट्रॉपिकल, मतलब नया ट्रॉपिक। तो ये जो साउथ अमेरिका में है ना, चिली, ब्राज़ील, मैक्सिकन और वो वाला रीजन, तो ये आपका आता है। तो चिलियन, ब्राज़ीलियन, मैक्सिकन और एंटीलिया है ना उसमें, सेंट्रल अमेरिका में वहाँ पे। देन नियार्कटिक, तो नाम से आ रहा है, ठीक है। तो कनाडा वाला रीजन हो जाएगा, रॉकी माउंटेन वाला, कैलिफोर्निया, ये सब इसमें आ जाएगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, याद करना है बस थोड़ा थोड़ा, मतलब रीजन से अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना रटना है। कैलिफोर्नियन, उसके बाद कैनेडियन, देन रॉकी माउंटेन्स,
ठीक है, तो ये सारे रीजन आपके आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे 6 तरह के जो जू जियोग्राफिक रीजन है। तो वो कौन कौन से जू जियोग्राफिक रीजन उसने बताए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर हम अपना ये वाला ओरिएंटल वाला शुरू कर दें। ये पूछा हुआ है और दोबारा पूछेगा कि इंडिया इसी में पढ़ रहा है ना, तो इंडिया जिसमें पढ़ रहा है वो तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो रीजन हम देखते हैं कौन सा है, उसमें मैं बाउंड्री कर दूंगा तो वो रीजन पता चल जाएगा। उसके अंदर जो 4 सब रीजन मैंने लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और बस कंक्लूड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ओके, सो ओरिएंटल रीजन। ठीक है, तो ओरिएंटल रीजन पहले मैं बना देता हूँ कि रीजन कौन सा है। तो ये आपका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। उसके बाद यहाँ से हमारा थोड़ा सा ऐसे डायग्राम थोड़ी सी मतलब समझ लेना, ये आपका, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे चाइना का पार्ट आ गया। ये हमारा, अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा टेपर करो तो हिमालयन वाला पार्ट आ गया और यहाँ से हमारा पूरा हिमालयन रीजन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहीं पे आपका ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपके मलयन पेनिनसुला वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा इंडोनेशिया एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जितना भी है यहाँ से मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ। तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं वेलेस लाइन। क्या बोलते हैं? वेलेस लाइन। इसमें आपका वो भी आता है, क्या बोलते हैं, ओशन भी आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज आवर ओरिएंटल रीजन। तो ओरिएंटल रीजन, तो इस रीजन में क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट लगभग आ गया। मतलब पाकिस्तान को छोड़ दो अगर इधर से, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ गया। फिर सदर्न चाइना आ गया, चाइना का सदर्न पार्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फिलीपींस आ रहा है, यहाँ पे जो फिलीपींस है वो आ रहा है। ठीक है, फिर इंडोनेशियन आइलैंड आ रहे हैं और ये वॉलेस लाइन तक आ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब हम इंग्लिश में लिखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। और इसमें अगर आप देखो तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरा। अगर ईस्टर्न से देखो तो ये म्यांमार वगैरह पूरा एरिया ये आपका वो हो जाता है रेन फॉरेस्ट वाला एरिया। ठीक है, और नॉर्थ में देखो तो माउंटेनियस रीजन है पूरा, है ना, नॉर्थ में माउंटेनियस रीजन है। और अगर वेस्ट में देखो तो वेस्ट में पूरा एरिड रीजन है। ठीक है, तो ये सब है आपका। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद फिर हम एक एक सब रीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या है कि बस ये बताएंगे कि एक रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी कुछ मेन पॉइंट्स होंगे तो वो, और उसमें जो फोना मिल रहा है, बेसिकली जो एनिमल्स मिल रहे हैं ना, क्योंकि जू जियोग्राफिक रीजन है तो वहाँ पर जो भी एनिमल्स मिल रहे हैं उनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो ये यही सब हमें करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिखते हैं। सो सबसे पहले लिख लो, द रीजन इंक्लूड्स, द रीजन इंक्लूड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सदर्न चाइना। ठीक है, और उसके बाद मलयान पेनिनसुला, देन उसके बाद फिलीपींस, देन उसके बाद इंडोनेशियन आइलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, अप टू वॉलेस लाइन। तो ये आपकी वॉलेस लाइन जो डॉटेड में मैंने बताई है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे ये भी लिख दो कि देर आर रेन फॉरेस्ट, देर आर रेन फॉरेस्ट इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, और हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, एंड arid region in the west, and arid region in west। ठीक है, वेस्ट में एरिड हो गया आपका, तो ये आपने बता दिया। अब जो हमारे सब रीजन्स हैं जो मैं पीछे लिखे मैंने, आपके जो सब रीजन है कितने हैं, 4। तो आप यहाँ पे लिख लो ओरिएंटल रीजन कंटेन 4 सब रीजन्स। ठीक है, तो 4 सब रीजन जो हैं उसमें एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था आपका इंडियन रीजन। ठीक है, तो इंडियन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक है आपका, तो फुट ऑफ हिमालय से लेके और आपका ये सदर्न ऑफ मैसूर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फैला हुआ है। और इसमें आप क्या लोगे, ईस्टर्न घाट भी ले लो, वेस्टर्न घाट भी ले लो, क्योंकि ये सब आ ही रहा है आपका। और रॉकी हिल्स भी हैं, अलग अलग जगह पे हिली एरियाज भी हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में, और डेजर्ट भी है आपका वेस्टर्न पार्ट में। तो ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो जब इंडियन लिखेंगे तो इंडिया वाला पार्ट, तो इंडिया में क्या क्या है जो आपको देख लो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अप टू द फुट ऑफ हिमालयाज।
एंड साउथ अप टू मैसूर। ठीक है, तो ये रीजन आ रहा है। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स ईस्ट एंड ईस्टर्न सॉरी इट ऑल्सो इंक्लूड्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंड इसमें क्या आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और हिली एरिया कहाँ है? सेंट्रल पार्ट में हिली एरिया है, सेंट्रल पार्ट में आपका हिली एरिया है। ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट में क्या आपका वेस्टर्न क्या नॉर्थ वेस्टर्न लिख लो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका क्या है? एरिड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, तो वो सब हमने बता दिया। अब यहाँ पर जो फोना है ये इंपॉर्टेंट है, फोना डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोना डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है? तो जो फोना यहाँ पे इस रीजन में मिलता है हम उसका नाम लिखेंगे। और वैसे तो कॉमन नाम हमें याद ही होगा, बट हमें यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखना है, क्योंकि आप जूलॉजी का आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हो सके तो साइंटिफिक नेम लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप इस रीजन में जाओगे, जो आपका अब दिखना बंद हो गया, चलो कोई नहीं, हिमालयन रीजन में अगर आप जाओगे तो तिब्बतन वाइल्ड एस मिलता है आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश एरिया में। तो ये आप पहले लिख लो, तिब्बतन वाइल्ड एस। ठीक है, इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आप लिख लो वाइल्ड एस, इधर वेस्टर्न वाले रीजन में वाइल्ड एस मिलता है, वाइल्ड एस इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये तो आपने रट रखा होगा ही होप, क्योंकि आपके यूपीएससी में बहुत प्रीलिम्स में बहुत सवाल पूछता है ना ये, कि कहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है। फिर उसके बाद आप गोल्डन लंगूर आपको पता ही होगा कहाँ है। गोल्डन लंगूर आपका ईस्टर्न वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो गोल्डन लंगूर का साइंटिफिक नेम होता है प्रेसबाइट्स गी। ठीक है, इट फाउंड इन असम में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन पेंगोलिन भी मिलता है, चाइनीज़ पेंगोलिन भी मिलता है, बट इंडियन पेंगोलिन हमें यहाँ पे लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है आपका मैनिस क्रेसी, क्या था, क्रेसी काउडा, मैनिस क्रेसी काउडा। ठीक है, और फिर जीआई भी मिलता है वेस्टर्न वाले रीजन में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है आर्डियोटिस नेग्रिसेप्स। ठीक है, तो इतना लिख देना, इंडियन वाले पार्ट में बहुत है। वैसे चार लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जितना आंसर में लिखना है उतना ही मैं लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा फालतू में या कहानी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मेन पॉइंट आपको पता हो ना, आप अपने आप इसको आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। इतना तो आपने करना ही पड़ेगा ना, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये इंडियन हो गया आपका। अब बाकी के रीजन में बताता हूँ। तो सेकेंड इज इंडो सैलोनीज। ठीक है, वो श्रीलंका वाला पार्ट। तो मैसूर तक तो हमने वहाँ देख लिया, और जो सदर्न पार्ट बच गया थोड़ा सा, वो हम इंडो सैलोनीज में देखेंगे। तो ये क्या इंक्लूड करता है? श्रीलंका है इसमें, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब वही तमिलनाडु और केरला, क्योंकि मैसूर तक तो हम पीछे लिख चुके हैं ना, तो ये हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें बस यहाँ पे आप लिख लो फोना क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो फोना तो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट वाला रीजन, सोचो क्या क्या मिलता है। 2-3 नाम तो तुम मुझे ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है? लाइन टेल्ड मंकी मिलता है, स्लेंडर लॉरिस मिलता है, जाइंट स्क्वायरल मिलता है, हाँ जी मिलता है। हॉलोक गिबोन मिलता है? नहीं सर, हॉलोक गिबोन नहीं मिलता। क्यों? हॉलोक गिबोन तो आपका ईस्टर्न वाले पार्ट में मिलता है। तो बस जो यहाँ पे मिलता है वही लिख लो। तो स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, स्लेंडर लॉरिस का नाम होता है लॉरिस टार्डिग्रेडस, TARDIGRADUS। ठीक है, तो इसी का एक छोटा फॉर्म है स्लो लॉरिस, वो भी लिख लो। ठीक है, इसका नाम अलग हो जाता है, इसका नाम है निक्टिकेबस कौकांग। ठीक है, ये लिख लो। मतलब मैं 3-4 लिख देता हूँ, जितने याद हो उतना अच्छा है आपके लिए, कम से कम 1-2 तो याद होंगे ही ना। लैंड टेल्ड मंकी, लैंड टेल्ड मकाओ जो है। ठीक है, इसका नाम है मकाका, ये मकाका सैलेनस। ठीक है, मकाका सैलेनस। देन उसके बाद आपका है जाइंट स्क्वायरल,
जायंट स्क्विरल, इसका नाम है आपका रतूफा, रतूफा मैक्रोरा, मैक्रोरा। ठीक है, हाँ यू नो थोड़े अजीब से नाम है, बट दो तीन तो भाई, एक भी नाम तुम लिख के आ गए ना अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो ना। थर्ड इंडो मलायन, ठीक है। उसके बाद आपका इंडो मलायन, तो मलायन पेनिनसुला जो मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ वो, और जितने भी मलायन आर्चिपेलागो में जो आइलैंड है वो, और इंडोनेशिया, बेसिकली ये जो पट्टी इस टाइप का जो बना हुआ ना, ये यहाँ पे मलय पेनिनसुला, और फिर ये, और ये इंडोनेशिया तो यहाँ पे फैला हुआ है ही, तो ये पूरा रीजन आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो लिख लो मलायन पेनिनसुला, ठीक है, और मलायन पेनिनसुला हो गया। एंड और लिख लो आइलैंड्स ऑफ मलय आर्चिपेलागो, आइलैंड्स ऑफ मलय आर्चिपेलागो, ठीक है, पेलेगो, एल ए आएगा, LAGO, एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फ़ोना मिलता है, तो यहाँ का फ़ोना भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक बहुत ही मतलब जो ये है ना साउथ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है औरंगुटान। ठीक है, औरंगुटान क्या होता है आपका, एक प्राइमेट है। ठीक है, तो ये सब लिख लो, तो मैं बस नाम लिख देता हूँ, औरंगुटान। फिर एक और मिलता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस मंकी, इनकी सबकी वो देख लेना, फ़ोटो देख लेना कि कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, और एक मिलता है मलयन बैजर। ठीक है, कुछ भी बैठ गया ना दिमाग में तो सही रहेगा। स्वैम्प डियर भी मिलता है इधर, स्वैम्प डियर तो हम वहाँ भी लिख सकते थे जब हम इंडियन पढ़ रहे थे, वहाँ भी बहुत वो पूरा नदर्न वाला पार्ट उधर स्वैम्प डियर मिलता है, सेंट्रल में स्वैम्प डियर मिलता है। ठीक है, इसका नाम होता है सर्वस, CERVUS, सर्वस डुआऊ केली, DUVAUCALLI, सैली या केली जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइनोसोरस भी मिलता है, वन हॉर्न राइनो का मिलता है, जावा में मिलता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, तो राइनोसोरस भी लिख लो, वन हॉर्न राइनो लिख लो, राइनो से RHINOCEROS, राइनोसोरस। ठीक है, तो राइनोसोरस यूनिकॉर्निस। ओके, तो ये हो गया आपका, तो ये इंडो मलयन हो गया आपका। अब लास्ट है इंडो चाइनीज़। तो इंडो चाइनीज़ में क्या है, जो साउथ चाइना है, 30 लेटीट्यूड जो आपकी लाइन जा रही है ना, 30 लेटीट्यूड, तो वहाँ से हम लेते हैं, और नीचे का रीजन बर्मा, थाईलैंड, वो सब रीजन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट वो डाल के इंडो चाइनीज़ रीजन लिख लो पहले तो। ठीक है, तो आप लिख लो चाइना, कहाँ का चाइना, साउथ ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, वो इतना चाइना, लैटिट्यूड DE, लैटिट्यूड। बर्मा आ जाएगा, बर्मा क्या, म्यांमार, और थाईलैंड भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सारे रीजन इसमें आ जाएंगे। और इसमें जो फोना मिलता है, बहुत सारा फोना, कुछ भी लिख लो, पांडा मिलता है, गिबन मिलता है, बियर मिलता है, रेड पांडा मिलता है, चाइनीज़ पेंगोलिन मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है, वो सब लिख लो, तो मैं 4-5 लिख देता हूँ, पांडा, गिबन्स, साइंटिफिक नाम भी लिखूँ क्या, चलो गिबन्स का लिख लो, ये छोटा सा तो लिख देता हूँ, हाइलोबेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर बेयर, भालू, इसको उर्सुस बोलते हैं, और ऐसे ही रेड पांडा भी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक विपिंग फ्रॉग मिलता है। ठीक है, विपिंग फ्रॉग। ठीक है, इसका नाम है पोलीपेडेटस दुर्गेती, पोलीपिडेट्स, DUGRITEI, दुर्गेती। ठीक है, तो ये भी मिलता है। तो बस बहुत है, इतना लिख लो। तो ये हमारा जो भी था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड जो पार्ट था, और इसमें हमने ओरिएंटल वाला पार्ट भी कवर कर लिया। दिखा नहीं क्या, दिखा है। तो जितना भी इसमें पार्ट था, जितना भी इसमें हो रहा था, वो हमने सब कवर कर लिया। अब उसके बाद हम अगली वीडियो में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप देखेंगे, और बस ये एंड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। यूट्यूब को पता चले कि कंटेंट अच्छा है, इसलिए वो भी दूसरों तक पहुँचाए उसको। ठीक है, सो थैंक यू, बाय।